वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एनेक्डोट। ये पॉडकास्ट हमने ज्योति पांडे जी के साथ किया है। ज्योति पांडे जी एक ऑथर हैं, मेल राइट एक्टिविस्ट हैं और मेल राइट्स के लिए कई सालों से काम कर रही हैं। ज्योति मैम हैव रोट अ बुक कॉल्ड लड़का हुआ है और वो भी एक एनेक्डोट ही है बुक एक्चुअल में। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी, इंक्लूडिंग द रेड फ्लैग्स, इंडियन लॉज, हाउ दे आर बायस्ड अगेंस्ट मेन, what you should do before marriage and what you should do if you get stuck. मैरिटल रेप के बारे में बात करी हमने, एलुमिनी के बारे में बात करी एंड व्हाट नॉट। तो स्टार्टिंग पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। कॉन्स्टेंट पुश जैसा भी हम अभी जुडिशरी में देख रहे हैं फॉर मैरिटल रेप्स, उसे एक चीज़ बनाने के लिए। प्लस हम देख रहे हैं अडल्ट्री भी आजकल नो लॉन्गर इज़ अ क्राइम। तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज था, उस पर कितना बड़ा चेंज आने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में। इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है मेरे हिसाब से, टू डिस्ट्रॉय द फैमिली स्ट्रक्चर एंड टू डिस्ट्रॉय द सो कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन, द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज पर आवर हिंदू लॉज। दिक्कत पता है कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि सेक्रेट मैरिज इंस्टीट्यूशन जो आप बोल रहे हो ना, वो सिर्फ हिंदूज में है, बाकी सब में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, आपने देखा होगा। तो सब इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि असर भी हमारे ऊपर ही ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि हम इसको संस्कार मान के चल रहे हैं। हाँ जी, हमने अभी तक इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना है, ठीक है। हमको लगता है कि एक की शादी हो गई है तो अब निभनी चाहिए। तो लोग जब बोलते हैं ना ये बात कि इजी डिवोर्स नहीं मिलता है इंडिया में, नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिवोर्स शब्द ही एक्चुअली नहीं था, विवाह विच्छेद था। दो लोग अलग रहने लग गए, वो मैंने गाँव में देखा है कि हाँ, फिर महिला को पूरा गाँव ही संभालता है और पति से कहा जाता है कि कुछ देते रहो। वो एक अलग बात थी, एक अलग व्यवस्था थी, लेकिन तलाक शब्द नहीं था, डिवोर्स शब्द नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर जब जन्म जन्मांतर का साथ मान के चलते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा लॉ आ गया जहाँ पर महिला ये कह रही है कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड जोर जबरदस्ती करता है, और इंटरेस्टिंगली ये ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर्ड है। सिर्फ फर्क क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस में कवर्ड है, मगर उस पर आदमी जेल नहीं जाता है, पति जेल नहीं जाता है। ये लोग चाह रही हैं कि एक ऐसा लॉ आ जाए जिसमें वाइफ जब इल्जाम लगाए तो हस्बैंड जेल चला जाए। तो इस तरह का जब लॉ आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे लॉज हैं जहां पर कोई प्रश्न चिन्ह आप महिला पे लगा नहीं सकते हो, देयर इज नो क्वेश्चन इन्वॉल्वड ऑन वुमन। तो अभी क्या होगा कि डेफिनेटली मैरिजेस जाएंगी डाउन। और हमारे कंट्री जैसी कंट्री जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, एक्चुअली फैमिली बहुत बड़ा पावर है। हम कोरोना भी इसीलिए सरवाइव कर गए, आप देखोगे। बाकी कंट्रीज में देखो, वहां पर कोई जिसे कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा था, यहाँ पर लोग थे हमारे पास। तो हमारी जो पावर है वो ये लोग हैं। तो अभी भी होने लग गया है, जिस तरह से मैट्रिमोनियल लॉज हैं। मेरे आसपास, मेरी फैमिली में कम से कम 3 ऐसे लड़के जो कहते हैं हमें विवाह नहीं करना है, जिसमें रात दिन उनको ये समझाया जा रहा है कि आपको विवाह करना, खुद से कहा गया था। तो मैंने ये बोला कि मैं तो समझा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा लोगों को फंसा हुआ देख रही हूँ। अभी मैं ये बोल दूं ये लड़का कर ले, और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो कहेगा मौसी ने कहा था या बुआ ने कहा था कर। तो मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, पर मुझे पता है कि ये बहुत तेजी से डिक्लाइन जाएगा। विवाह संस्था एक तरह से खत्म हो जाएगी, और मुझे लगता है कोई पावरफुल बहुत ही होगा, वो ही कर पाएगा शादी। क्योंकि जब जिस इंस्टीट्यूशन का ये पता नहीं है कि आज आप पति हैं, कल आपको बलात्कारी बोल दिया जाएगा, रेपिस्ट बोल जाएगा, तो कौन लड़का ऐसी चीज में पढ़ना चाहेगा, या कौन फैमिली पढ़ना चाहेगी? मुझे लगता है मेरी जैसी अवेयर मदर्स भी अपने बेटे को कहेंगे कि रहने ही दो आपको। तो वो जो एक स्थिति आने वाली है ना, वो भयावह है। जो कुछ लोग जैसे मेरे और आपके जैसे अवेयर लोग देख पा रहे हैं कि क्या होगा। तो मैरिटल रेप यदि आप लाते भी हैं, बार बार मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी यही कहते हैं, कम से कम जेंडर न्यूट्रल लाइए, ताकि पति भी कह सके कि मेरे, क्योंकि जबरदस्ती कमरे में किसने किसके साथ की वो तो हम नहीं फैसला कर पाएंगे ना, या आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ या कुछ ऐसा, तो फिर मतलब विवाह का कोई अर्थ नहीं रह गया। सिंपल सी बात ये कि जब आप किसी के साथ विवाह में बंधते हैं, तो एक तरह से आपके बीच में एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। किसकी कब इच्छा है, ये दो लोगों के बीच की बात है, वो लोग तय करेंगे। हाँ, इसमें भी मैं ये मानती हूँ कि कुछ लड़कियां आती हैं और हिंसा हुई, तो अगर हिंसा हुई तो हमारे पास और लॉज हैं। आप उसको हस्बैंड को छोड़ के जा सकते हो, जेल भेजकर आपको क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली आप एलिमनी और मेंटेनेंस भी उसी से ले रहे हो। वो जेल जाएगा तो आपको उसमें लाभ क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी ऑल सेड एंड डन, जितनी भी मैं टेक्निकलिटीज बता रही हूँ, अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि ये मैरिटल रेप लॉ पास हो गया, हमारे देश में विवाह संस्था डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। इट्स स्केरी बिकॉज मैं भी मैं भी जब सोचता हूँ कि आने वाले 5 साल में जब आई विल बी इन एज टू व्हेन आई गेट मैरिड, और ऐसे लॉज अगर सही में स्थिति में रहे, तो मैं भी 20 बार सोचूंगा करने से पहले कि ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ हुई तो मैं क्या करूँगा।
एंड अभी तो बहुत लोग नहीं समझते इस बारे में क्योंकि उन्हें नहीं पता, बट मैंने लोग देखे हैं, जैसे आपने भी जिक्र करा, कुछ लॉज ऐसे हैं इंडिया में जो कि नॉन बेलेबल है इन सम केसेस, और हम इंडियंस को तो पसंद है कि हमें लॉज, सरकार जितने लॉज हम पे थोप दे, हर चीज़ के लिए हमें लॉज चाहिए, कि हम सुबह उठें उसके लिए भी लॉज चाहिए हमें, हम शाम को घूमने जाएं उसके लिए भी लॉज चाहिए, हमें चाहिए कि गवर्नमेंट हमें सब चीज़ बताए। और मैं एक लिबर्टेरियन हूँ मैम, और मेरा मानना ये है कि लॉ सरकार जितना प्राइवेट लाइफ से दूर रहे उतना ज़्यादा बेटर है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आईपीसी सेक्शन 498A का, वो नॉन बेलेबल है, नॉन कॉन्जेबल है। अगर साठ गांठ हुई किसी पुलिस स्टेशन में या फिर किसी लॉयर के पास, तो लोग, मैंने लिटरली बूढ़े माँ बाप को जेल जाते देखा है ऐसी एज में जहाँ उन्हें घर में बैठे रहना चाहिए, और बेल नहीं मिलती देखी मैंने। क्यों? क्योंकि लॉयर भी पक्ष में था दूसरे, और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं बायस थे। और ऐसे लॉज सिमिलर, जैसे आपने भी जिक्र करा, इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉज है ही नहीं। अब अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट किसी केस में कहा था कि रेप्स कैन बी ओनली डन बाय मेन, और ऐसे लॉज इंडिया में हम बड़े छाती चौड़ी कर कहते हैं दुनिया में कि हम तो इतने लिबर्टेरियन सिस्टम है, क्या बताएं। जैसे अभी यूएस में रिसेंटली अबॉर्शन के ऊपर जो भी रीड को इन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इंडिया में इंडियन जजेस कह रहे हैं कि वी आर सो लिबरल, वी आर सो एडवांस देन अमेरिका। बट ऐसे बेसिक लॉज जो हैं, जैसे कि रेप्स कैन ओनली बी डन बाय मेन, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली बायस्ड हैं। और मुझे नहीं पता, शायद और कितने ऐसे लॉज हों, अगर आप बताना चाहें तो ऐसे कितने सारे लॉज हैं, मैट्रिमोनियल हो या नॉन मैट्रिमोनियल, जो कि बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड है। आप डीवी लॉ को देख के चलो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, उसमें उन्होंने बजाय इसके कि स्पाउस शब्द यूज किया जाए, वर्ल्ड वाइड स्पाउस शब्द यूज होता है, हमारे यहाँ वाइफ एंड हस्बैंड यूज हो रहा है, अगेंस्ट हस्बैंड। तो अभी वो इतना ज्यादा बायस्ड है कि एक दिन लड़की रहती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेंटेनेंस ग्रांट होती है, उसमें भी सीआरपीसी 125 में भी मेंटेनेंस ग्रांट होती है, ठीक है, लेकिन कभी भी इस बात का ब्यौरा नहीं लिया जाता है कि लड़की ने कितना हाउस होल्ड में कंट्रीब्यूट किया। क्या वो घर के काम करती थी? यदि आदमी ये कह दे कि ये खाना बना के नहीं देती थी, तो भी जज ये कहेगा कि तुम्हारे घर की नौकरानी है वो। तो मतलब तुम किस बात का पैसा मांग रही हो, ये तो बताओ, ठीक है। तो ये एक जो बायस्ड लॉ है, डीवी लॉ, वर्ल्ड वाइड जेंडर न्यूट्रल है, हमारे देश में नहीं है। सीआरपीसी 125 मैंने बताया, उसमें मेंटेनेंस मांग सकती है स्त्री, ठीक है। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आप देखोगे तो इतना ज्यादा बायस्ड है कि मतलब आदमी के हाथ में कोई पावर है ही नहीं। उसके बाद भी धारा 377 सब कहते हैं कि डिक्रिमिनलाइज हो गई, ठीक है, जो एलजीबीटीज के लिए जो कानून था, मगर वो स्ट्रेट मैन के लिए अभी भी वैसा ही है। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है कि कुछ स्टेट्स ने 498 में अरेस्ट करनी बंद कर दी, हालांकि हैरेसमेंट अभी भी होता है। तो वो क्या करती है, 377 फाइल करती है, और एनल इंजरी के नकली सर्टिफिकेट बन रहे हैं इस देश में, जहां पर वो दिखाती है कि मेरे साथ इन्होंने अननेचुरल सेक्स किया। हाँ, और उसके बाद उस लड़के की अरेस्ट तो होनी ही होनी है, फिर उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक और लॉ है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। बाकी तो न जाने कितने डीपी एक्ट जो इन्होंने पहले 498 से पहले डीपी एक्ट बना था, जिसमें इन लोगों ने ये बनाया था कि लिस्टिंग करेंगे हम विवाह में कितने गिफ्ट आते हैं, आज तक शुरू नहीं हुआ वो। और उसको भी जब 498 है तो सिर्फ हम ये कहते हैं ना कि 498 फाइल हो गया, उसके साथ कितनी और धाराएं आती है। डीपी एक्ट आता है, 323 आता है, 504, 509 करके ये सारी धाराएं उस लड़के के ऊपर लगाई जाती है। ये सारे ही एक्ट आप ऐसे देख के चलोगे जो आदमी के खिलाफ ही हो सकते हैं। महिला के खिलाफ कोई पुरुष क्या फाइल करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स फाइल करेगा। जैसे ही कोई लड़का परेशान होता है, वो आता है कहता है मैडम मैं डिवोर्स फाइल कर दूं, तो मैं हमेशा मना करती हूँ। जैसे ही आप डिवोर्स फाइल करोगे, आपके खिलाफ 4 केस वो कर देगी। आप क्या पूरी जिंदगी भर केसेस में ही भागते रहोगे? तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या केस फाइल करना है। बायस तो इतना है सिस्टम की, अगर आज कोई लड़का ये कह दे कि मेरी वाइफ मेरे पे हाथ उठाती है, तो पहले लोग उसके ऊपर हंसेंगे, जबकि आज सच्चाई है ये। आप देखो ना, अभी कुछ दिन पहले, मैं तो अब ये सब ट्वीट ही नहीं करती, ये करके मैं थक गई, और ने ये ट्वीट किया था कि मैरिड मेन सुसाइड रेट जो है वो स्काई रॉकेट, हाँ, सुसाइड मेन ज्यादा करते हैं। कोई हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है जहां पर बैठकर ये सोचा जा सके कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़के ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और मैरिड मेन के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है कि वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं? आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखोगे, उसमें लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक रीजंस। व्हाट आर दोज डोमेस्टिक रीजंस? हमको नहीं बताया गया है, टाइम नहीं है। वोटर्स सबसे ज्यादा मेन है, काम सबसे ज्यादा वो करते हैं, होमलेस सबसे ज्यादा वो हैं, खतरनाक जॉब वो कर रहे हैं, जेल में बंद वो हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा है कि जो है सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल्स जो है बंद हैं, और मतलब अंडर ट्रायल बंद हैं, उनकी ना सुनवाई नहीं हो रही है, और वो भी महिला नहीं है, पुरुष है। तो बायस्ड तो आपको इसी से ही दिख जाएगा सारा सिस्टम। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो लॉ है, जिसकी मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ,
वो इतना बायस्ड है कि वो सिर्फ महिला की बात करता है, हम्म जबकि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट सभी का ही होता है, हम्म लेकिन उसमें भी मेन को कवर नहीं किया गया है। वर्ल्ड वाइड ये भी जेंडर न्यूट्रल लॉ है। हम्म उसके बाद आप एक और लॉ ला रहे हो मैरिटल रेप, ये बोल करके कि बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म मुझे समझ में नहीं आता है कि हम किस दिमाग से सोच रहे हैं, और वो कौन लड़कियां हैं जो इस तरह की चीज सपोर्ट कर रही हैं। क्या आप अपने लिए एक नो मैन्स लैंड बनाना चाह रही हैं? क्योंकि हम सब लड़कियों की जिंदगी तो किसी न किसी पुरुष से ही बंधी हुई है, पिता हो, भाई हो, मैं बोल रही हूँ दोस्त ही हो, आपका सिंपल हम्म दोस्त हो, तब भी अगर वो खतरे में है तो आपकी जिंदगी इफेक्ट होती है उसके दुख से। हम्म पता नहीं कौन से लड़कियों का ग्रुप है जो इस तरह से माइंड वॉश करने के उसमें आ जाता है कि वो लोग माइंड वॉश कर रहे हैं और आप करवाती जा रही हैं बैठकर। तो बायस तो पूरा का पूरा सिस्टम है। मैं तो बोलती हूँ कल को ऐसा हो जाएगा कि आपके यहाँ लड़का हुआ है तो अब आप बेल के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि बच्चा क्या है फिर। हाँ कभी भी उसको अपराधी बना सकते हो। जी बोल दोगे छेड़ रहा है, बोल दोगे ये कर रहा है, तो फिर भीड़ तो विश्वास कर लेगी उस पर, हम्म क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है, हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो गया है। हम हर बात में हैंग द रेपिस्ट की तख्ती उठा रहे हम्म हैं। बिल्कुल खतरनाक टाइप का आप जो एक माहौल बना रहे हो, वो ऐसा बन रहा है कि मैं बहुत 10 साल से मैं ये चीज कह रही हूँ कि जेंडर वॉर नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई। जिसको जो अधिकार चाहिए आप दे दो। किसी ने भी हम्म कभी नहीं कहा है कि ये महिलाओं को ये अधिकार मत दो। मुझे लगता है पुरुषों ने तो इतनी आवाज उठाई है महिलाओं के लिए कि पूछो ही मत। हम्म मतलब वही थे पहली बार। हाँ जी आप भी पार्लियामेंट में हम्म देख लो, अधिकतर एमपीज पुरुष हैं, वही लॉ बनाते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन जरा सा महिला के हाथ में जैसी शक्ति आती है, वो सिर्फ सिस्टरहुड, मेरी बहनें, ये करना शुरू कर देती है। ये शो करता है कि कितना बायस्ड माइंडसेट है, और जेंडर न्यूट्रल की तो कोई बात करता ही नहीं है इस देश में, बिल्कुल। नहीं मैम, इक्वालिटी जो इक्वालिटेरियनिज्म है ना, ये कि हमें इक्वालिटी चाहिए, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट देम कि भाई इक्वालिटी किस किस ग्राउंड में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, देन दे कम अप टू लाला लैंड। वो एक इमेजिनरी लैंड की बात करना शुरू कर देंगे कि हमें ये नहीं मिला, और जब कुछ नहीं बचता दे ब्रिंग अप द सोशल सिस्टम कि सोशल सिस्टम ख़राब है। अब मुझे इस देश में आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स विद द जुडिशरी और द लॉज। सोशल मैं भी सोशल यही बोलती हूँ, मैं भी यही बोलती हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो सोशल प्रॉब्लम्स को जुडिशरी से। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। और ये इतना स्टूपिड आइडिया है कि कोई समझ भी नहीं सकता कि तुम कहाँ लाकर किस 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 दो पैरेलल चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से केओस आज ये क्रिएट हो रहा है। और मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ तो मुझे तो लेबल सीधा एक चीज़ करी जाती है, आई एम बीइंग, मुझे लेबल कर देता है तो एंटी फेमिनिस्ट। और अगर मैं ज़्यादा ही कुछ बोल गया, जब मैंने आदमियों के बारे में ज़्यादा कुछ मैंने आदमियों को बता दिया कि भाई यू आर अ मैन, यू हैव टू डू दिस, और यू आर अ वेमेन, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, तो आई विल बी लेबल्ड एज मिसोजिनिस्टिक। सिंस उनके पास कोई डेफिनेशन, अगर मैं पूछता हूँ डेफिनेशन क्या है मिसोजिनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट की, डेफिनेशन तो किसी के पास है नहीं। तो जो भी उन्हें अपनी अपनी आइडियोलॉजी से ज़्यादा दूर अलग ज़्यादा दिख रहा है, तो वो एंटी फेमिनिस्ट और या मिसोजिनिस्ट है। आप एज अ वुमेन इस फील्ड में काम कर रही हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? बिकॉज मुझे पता है आपको तो एक क्रिटिसिज्म और मिलता होगा कि आर प्रमोटिंग ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। यस यस। सो क्योंकि ये घटना इट इज स्टक विद माय माइंड, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले ना अभी वुमेन्स डे हुआ था, तो मुझे इनवाइट किया गया। थोड़ी सेन वुमेन है जिनको लगता है कि हाँ ये ठीक बात कर रही है, उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो मैं गई तो 3-4 वुमेन का ग्रुप था। एक ऑफिस में गई थी, कॉर्पोरेट ऑफिस था। 3-4 वुमेन का ग्रुप था जिन्होंने आईज रोल करके जो, तो मैं बस वो मान लूं, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास भी अपना ब्रेन है, मेरे पास भी सोचने समझने की लॉजिकल शक्ति है, मैं भी सोचूंगी। तो अब आप उसमें मुझे मिसोजिनिस्ट कहें, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को का प्रवर्तक कहें, स्लेवरी ऑफ पेट्रियार्की भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो कहें, लेकिन जो उससे जो सच है ना वो बदल नहीं जाएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि ये सच बात है कि हमारे देश में एक भी लॉ पुरुष को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। और अगर ये कहना मिसोजिनी है तो फिर आप मिसोजिनिस्ट बोल दीजिए। और ये कहना कि देखो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की जहां पर बात आती है, हमें भी पता है कि ज्ञान को आगे लेकर कौन बढ़ा था, ठीक है। अब उस बहस में हम जाना, और हाँ, रक्षा किसने की थी, ज्ञान को लेकर आगे कौन बढ़ा था, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर। तो अगर उसको कहना ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है तो फिर आप वो कह लीजिए मुझे, लेकिन जो फिर भी जो बात सच है वो सच ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। यू कैन कॉल मी मिसोजिनिस्ट, यू कैन कॉल मी व्हाटएवर यू वांट, बट जो सच है वो सच ही रहेगा। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि 10 लोग भी झूठ बोल रहे हैं तो वो सच में नहीं बदल जाता है, और एक आदमी अगर सच बोल रहा है तो वो झूठ नहीं हो जाएगा। जो सच है वो सच रहेगा। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं सुनती रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ, इसलिए मुझे अब अंतर नहीं पड़ता। पहले बहुत फर्क पड़ता था कि अरे ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अब नहीं पड़ता।
एक पॉइंट में अभी जो आपने बात रखी कि आप ऑफिस में गई, वहाँ पर आपको वुमेंस की तरफ से बैकलैश मिला, तो जैसे मैं भी कभी कभी ना बड़े अपने कोलीग्स जो हैं उनके साथ में बैठ के बातचीत करनी ही पसंद करता हूँ इस बारे में बहुत। आई वांट टू हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन स्टफ। तो हमारा किसी अबॉर्शन के टॉपिक पर बात चल रही थी, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई डू यू सपोर्ट अबॉर्शन और नॉट। तो दे वर लाइक या आई यू सपोर्ट अबॉर्शन सिंस इट्स वुमेन्स राइट, वुमेन्स बॉडी, ये वो ये। एंड आई पुट अप अ सेकंड क्वेश्चन टू देम एंड दे वर शॉक्ड। अब मैं आपसे भी उसका रिस्पॉन्स चाहूँगा। मैंने कहा इफ़ यू सपोर्ट अबॉर्शंस देन भ्रूण हत्या होती फीमेल है, क्रिटिसाइड। हाँ भ्रूण हत्या जो होती है फीमेल्स की, फिर तो आप उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड द मोमेंट आई स्लाइड डाउन दिस क्वेश्चन दे वर ट्रिगर्ड, दे वर एब्सोल्युटली ट्रिगर्ड। उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं बचा। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ये तो अलग बात है, ये अलग बात, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता, वो भी नहीं पता। अरे भाई तुम एक साइड तो हो जाओ कम से कम। अब तुम ना तो इस साइड के हो ना उस साइड को, बिकॉज यू आर सो यू मेड थिंग्स इनसाइड योर माइंड जो कि कुछ इनका कोई बेसिस नहीं है। इसीलिए मैट वॉल्श एक अमेरिकन राइट, आई नो। हाँ, तो मैट वॉल्श की एक आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ हिज टॉक्स, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी थी व्हाट इज़ अ वुमेन, आई वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई डोमेन जिस दिन रिलीज़ करी थी उसी दिन मैंने वो ली और देखी। तो उसके बाद कई सारे टॉक्स में मैट वॉल्श गए, तो मैट सेड समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इन सभी बुरी ताकतों से लड़ना है ना, तो सिर्फ एक चीज़ करो, बेसिक्स को पकड़ो और उनसे बेसिक्स पे सवाल करो। बार बार बोलती हूँ मैं भी। कि जब तुम बेसिक्स से सवाल करोगे ना इन पे, तुम जितना कॉम्प्लिकेट करो ये उतना तुम्हें घुमाएंगे। बेसिक्स को पकड़ो, ये इनकी हवा ख़राब, इन्हें नहीं पता चलेगा कि आंसर क्या देना है। और आप तो इस डोमेन में बहुत साल से काम कर ही रही हैं ऑलरेडी। आप पॉलिटिशियंस के पास भी गई हैं, आपने लोगों को चेंज लाने के लिए आपने बहुत कुछ करा। जैसे आप अभी रिसेंटली अपने स्टोरी पे भी शेयर करा था कि यू हैव टॉक टू पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल डोमेन्स, नॉट ओनली फॉर वन पार्टी बट डिफरेंट डोमेन्स, ताकि बिकॉज इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, मतलब कि हम स्पेसिफिकली से काम करें, हम तो एक स्पेसिफिक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस जर्नी में पर्टिकुलरली आपके साथ प्रॉब्लम्स ऐसी क्या क्या रही जो कि आपने कभी पब्लिकली नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वाइल आई एम वर्किंग ऑन दिस। और एक प्लस इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन, आपने लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत सारे लोगों के साथ क्लोजली काम करा है, आपकी बुक ही बेसिकली इस पर बेस्ड है। तो आज तक ऐसी कोई स्टोरी जो कि आज तक आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि यार ये हुआ क्या इसके साथ? ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पर मैंने खुद भी धरना दिया है जाकर कि इस केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है। पहले तो जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, पहली बात तो ये प्रॉब्लम आई थी कि ये करने की क्या जरूरत है, ठीक है। सो अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो या दर्शक नहीं जानते हैं, मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी इसी एक लॉ मिसयूज की वजह से, ठीक है। वो तो चला गया, तो अभी क्या बचा है, तो तुम क्यों कर रही हो ये, ठीक है। तो लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली तब मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं क्यों कर रही हूँ, कुछ था जो मैं कर रही थी, ठीक है, और मैं अभी तक कर रही हूँ। हाँ, तो लोगों को ये समझाना कि क्यों कर रही हो। फिर जब मैं मीडिया में रिप्रेजेंट करती थी, तो जो बैकलैश आता था ना, जैसे मान लीजिए 8 लोगों का पैनल बैठा है, 7 विमेन फेमिनिस्ट हैं और सिर्फ मैं हूँ जो थोड़ी हट के बात कर रही है। तो वो जो ऑन कैमरा तो वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, आप समझ नहीं रही है। जैसा ही कैमरा ऑफ होता है, जो आपका जो टॉर्चर शुरू होता है। मैं कई बार मीडिया डिबेट से रोते हुए वापस आई, लिटरली रोते हुए। और वहां पर ये था कि हमारा कुछ मेंस राइट एक्टिविस्ट का एक ग्रुप था जिनको मैं कॉल करती थी और वो पेसिफाई करती थी, दीदी चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वो अपमान जो मैंने झेला है ना, वो कभी कभी स्टक रह जाता है माइंड में। और जैसे अभी कॉर्पोरेट ऑफिस वाला था, क्योंकि एज आई सेड, वुमन जिस तरह से कटाक्ष में बात करती है दूसरे के लिए, आदमी नहीं कर सकता। आदमी आप से बोल देगा, आदमी का अग्रेशन अलग होता है। पहली बात तो आदमी वुमन के थोड़ी देर चुप हो जाएगा, ठीक है। वो आदमी होगा तो चिल्लाएगा, औरत के ऊपर उतनी जल्दी नहीं चिल्लाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने सहन किया है ना बार बार, जो अपमान है, जो ह्यूमिलिएशन है, वो नहीं जाता है माइंड से। कभी कभी मैं निकालती हूँ उसको, लेकिन वो कभी ना कभी फिर से वापस आता है। तो एक ये दूसरी जो स्टोरीज में नहीं डाइजेस्ट कर पाई, मेरे बहुत करीबी हैं, बहुत थोड़ी सी अब बात होती है, इज इनटू थेरेपीज एंड ऑल। ये लड़का इतना सीधा था, एक मीडियोकर फैमिली का लड़का जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है, ठीक है। उसका फादर एक दुकान लगाता था, फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, तो उसने बोला पापा, ये मेरठ का ही केस है, ठीक है, कि पापा जो आप दुकान मत लगाइए, अब तो हम मतलब हो गया, अब तो मैं नौकरी करने लगा।
और इस लड़के की शादी एक मीडिया वाली लड़की से हो गई, जर्नलिस्ट से। ठीक थी लड़की शुरुआत में देखने में। अब इस लड़के को ये नहीं पता था कि ये लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। पहले से चल रहा था, शायद उसने किस वजह से नहीं बताया, पता नहीं। इस लड़की ने इसको इम्प्लीकेट किया, पहले तो अबॉर्शन करवाया, वो भी वो उसके बॉयफ्रेंड से था, वो सब कुछ चल रहा है। और ये लड़के के ऊपर 498A के साथ साथ इस लड़की ने लगाया 377, जिसकी मैं बात कर रही थी, अननेचुरल सेक्स। और ये लड़का जेल चला गया। ये लड़का जेल चला गया, गाजियाबाद जेल में रहा था वो काफी दिनों तक। और उसके बाद जो है उसको 3-4 महीने बेल नहीं मिली। बेल नहीं मिलने से क्या हुआ, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ। यहाँ पर उसका फादर जो है स्टक है, उसका इलाज चल रहा है, लड़का जेल के अंदर है, हम लोग किसी तरह हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पैसे खत्म हो जाते हैं आपके पास, पैसे खत्म, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, मकान के पैसे नहीं है। वो लड़के ने एक बाहर आकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएनसी में काम करने वाला लड़का, दुकान जब खोलता है तो वो दिल फट के रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है। और फिर एक दूसरा केस था जिसमें इस लड़की ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया अच्छा खासा, और बोला कि सुसाइड कर लिया। उसको सुसाइड बनाया, क्योंकि मैं उस स्पॉट पे गई थी, मैंने देखा था। पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, मैं बोल रही हूँ खून के छींटे हैं। और मतलब वो इतना ज्यादा अनोइंग चीज थी, क्योंकि वो माँ बैठकर रो रही है, उसका वर्जन आप नहीं ले रहे हो, लड़की की माँ का। यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप वुमन के लिए काम कर रहे हो, वो बुढ़िया औरत नहीं दिख रही है आपको, वो समझ में नहीं, लड़की की माँ। पहले वाले केस का, जिसका मैं गाजियाबाद की बात कर रही हूँ, जो माँ बेचारी रोती रही पूरे टाइम, हस्बैंड के साथ संघर्ष चल रहा है, बेटे के साथ संघर्ष चल रहा है। यहाँ ये बूढ़ी माँ जिसका बेटा मर गया है, और उस बूढ़ी माँ को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसने मारा है अपने भाई के साथ, या जो भी उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिलकर के। पुलिस इतनी निकम्मी कैसे हो जाती है, उनको कैसे नहीं दिखती हैं ये सारी चीजें कि साफ साफ है, हम वहां बैठे हुए हैं कि इसकी अरेस्ट तो करिए आप देखिए, अब यदि पत्नी मर जाती है 7 वर्ष के भीतर तो 304B का आप केस लगाते हैं, दहेज हत्या का। लेकिन मर जाता है तो आप सिंपल हत्या का केस तो दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोई सेपरेट लॉ बेचारे आदमियों के पास नहीं है, आप वो भी नहीं करते हैं। ये 2 केस मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुए, और उसके बाद से मैंने स्पॉट्स पे जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए वो ट्रॉमा हो गया था कि खून के धब्बे देखना और वो सब। और खुद कुछ टाइम के लिए काउंसलिंग और स्पिरिचुअल सेशंस में जाना पड़ा, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज भी मैं जब याद करती हूँ तो मेरे रोए खड़े होते हैं कि ऐसा हो गया था उन बेचारों के साथ। और वो दोनों पता ना, पूरा एक सिस्टम आपके खिलाफ है, सीधा बनने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये उस जमाने की बातें हो गई जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ करता था। एब्सोल्युटली। अगर मैं एग्रेशन वाला पॉइंट आपको एडिशनल में डाल दूं तो जो व्यूअर्स के लिए, तो फीमेल का जो एग्रेशन होता है इट्स मोर वर्बल, वाइल जो मैन का एग्रेशन होता है इट्स मोर फिजिकल। अगर वो दिखाएगा तो फिजिकली दिखाएगा। इसीलिए मैम आपको यकीन नहीं होगा, ट्विटर पे एक रिसर्च हुई 2018 के दौरान, तो उसमें वर्ड्स लाइक स्लट एंड होर वर मोर यूज्ड बाय वुमेन्स देन मेन। मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये जितने स्लट शेमिंग होती है इंटरनेट पे भी, इसमें आदमी के ज़्यादा औरतें इन्वॉल्व हैं, और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। कि मैं ऐसे रिसेंटली एक्चुअली सिंस आई एम फ्रॉम माई साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो आई रोट अ ट्वीट थ्रेड कम्प्लीटली कि हाउ वुमेन, हु इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वुमेन इज अनदर वुमेन। यस। एंड पीपल वर लाइक को क्रेजी कि तू क्या लिख रहा है, क्यों तुझे पता नहीं है। मैंने कहा काम डाउन, इफ़ यू कैन डाइजेस्ट द रियलिटी एटलीस्ट सुनो तो सही मैंने लिखा क्या है। मैंने बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट्स दिए उसमें कि इवोल्यूशनरी रीजंस ये हैं, उनका मतलब ये है, वो ये है, बट नहीं था उनका बस का डाइजेस्ट करना। और इसी के बाद आप देखा होगा उसका केस, जॉनी डेप का केस चला, उसमें भी इनिशियली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा केस स्टडी लायक केस है वो मेंस राइट में। बिकॉज इनिशियली जैसे आपने बताया, उस बंदे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई जो एमएनसी वाला था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे कंप्लीट रून ज़िंदगी। जॉनी डेप के साथ क्या हुआ, उसकी मूवीज़ थी, मूवीज़ में से उसे निकाल दिया, उसकी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया विदाउट एनी हेयरिंग, उन सबको कैंसिल कर दिया गया। अब तो चलो वेस्ट में ऐसा हो गया है जब से जॉनी डेप का केस हुआ है कि लोग अब थोड़ा शांत रहते हैं केसेस होने के बाद, वरना डायरेक्ट फायर। ऐसे ही कुछ केसेस अगर हम देखें इंडिया में भी, तो आपको पता है प्रेनअप तो इंडिया में लीगल है ही नहीं, बट एलुमनी इज़ अ थिंग इन इंडिया। यस। एलुमनी और मेंटेनेंस तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ करो या मत करो। जैसा कि अभी रिसेंट केस आपने देखा होगा मुंबई का, वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो ये था, आप चाहे भिखारी हो या कुछ भी हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंटेनेंस की है वो लेनी पड़ेगी अपनी और अपनी वाइफ की। और
पता नहीं ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं, बिकॉज मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे आकर इस बारे में बात करी कि भाई एलिमनी आदमी ही क्यों दे अगर वो काम कर रहा है। मतलब अब भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ भी बहुत सही हैं जो कि बस ऐसा है कि नज़रिया हम वो आगे नहीं आना चाहती, बट बहुत सारी हैं जो बात करती हैं इन सब बारे में भी। तो शी आस्क्ड मी वेरी सिंपली कि वाई मेन शुड गिव एलिमनी वाइल अ वाइफ इज कैन बी ऑल्सो इक्वली वर्किंग। क्योंकि आज हम बात करते हैं इक्वलिटी की, अगर अगर कैपेबिलिटी है दोनों के पास काम करने की तो वाई ओनली मेन शुड गिव एलिमनी। और जब प्रेनअप इंडिया में अलाउड नहीं है तो एलिमनी क्यों एक एक्चुअल में थिंग है इंडिया में? हाउ डू यू सी दिस? सो पता है क्या, प्रिनअप आने से ना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ ना शादियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, विदेश की तरह नहीं होता है कि सिंपली कर दिया गया। यहाँ 4-5 दिन तक शादी चल रही है, किसने क्या गिफ्ट दिया उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो जब शादी टूटती है तब फिर हिसाब लेना शुरू करता है आदमी कि अरे यहाँ ये दिया था, पटाखे चले थे तो काजू की बर्फी इतनी आई थी, ठीक है। तो ये जो सब है ना, ये पहले से प्रिनअप में लिखना चाहिए कि ये आया था। और जब यदि शादी कल को टूटती है, दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा उसको, तो तब ये दिया जाएगा। अब उसमें क्या होता है ना, हाइपोथेटिकल कुछ भी लिख देते हैं लोग, 2 लाख रुपया खर्च किया होगा, उसमें 10 लाख लिखेंगे कि हमने लड़की की शादी में 10 लाख खर्च किया था, कि कैसे तो इन कैश कर लें सारी चीजें, ठीक है। तो ये होने लगा। पर्सनली मैंने एक चीज़, मेरा पर्सनल एक कज़न है, उसकी शादी हुई थी मैम 2017 में। शादी के विद इन मंथ द ब्राइड वेंट ऑफ, वापस घर चली गई एंड शी सेड शी विल नॉट कम बैक। रीज़न उसने कुछ अब्सर्ड रीजन दिए। जो सेपरेशन का जो अमाउंट जो एलिमनी उन्होंने तय करी, इट वॉज अराउंड 10 लाख रुपीज़। एंड मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो केपेबल नहीं थी देने के, बट जिस तरीके से पेट काट कर उन्होंने ये सब करा, माई कज़न ब्रदर वॉज आई ना विजिबल डिप्रेशन फॉर 2 years। फाइनेंशियली भी ग्रो नहीं कर पाया वो 3-4 साल तक तो नहीं हो पाता। और ये सब तो बहुत ज़्यादा कॉमन केस है। और अब जो आपने बात बताई ना ये प्रेरणप वाली, कि ये सब चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए पहले से, यहीं मैं देखता हूँ ना कि यहीं हमारा डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम आर सेक्रेड मैरिज सिस्टम टू व्हाट दे एवरीबडी एल्स डू, बिकॉज हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। हाँ। और क्योंकि चेंजेस आने इंपॉर्टेंट, देखो अब चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, जैसे चीज़ें हो रही हैं, या तो थोप, या तो ज़बरदस्ती थुपवा लो, या फिर पेट काटो अपना, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट और आगे लेके जाऊँ, अगर मान लेते हैं कि प्रेरणप इंडिया में लीगल हो गए एंड मैन इज़ अलाउड टू हैव देयर एसेट्स ऑन हिज नेम, कि ये एसेट मेरे हैं, और सेपरेशन हो रहा है, तो इसमें भी क्या चांसेस हैं कि हमें फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके का हालात है उस तरीके से लगता है कि फिर भी यू विल स्टिल हैव टू बी ऑन द साइड, कि आपको चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, इवन इफ शी इज़ वर्किंग। ये तो बहुत सारे मैंने ऐसे डिसीजंस देखे हैं जहाँ पे वो वर्किंग है तो भी चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर तो आप पैसे दोगे क्योंकि आप बच्चा आपका है, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़की आ भी नहीं रही है, अच्छा चाइल्ड सपोर्ट भी आदमी देने को तैयार है, ऑब्वियसली बाद में अपने बच्चे पे पैसा खर्च करेगा, उसको बच्चा देखने को तो दो। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग। उस बच्चे को आप जाकर एक टॉफी भी नहीं खिला सकते हो क्योंकि वो अदालत में आके कहलवा दिया मम्मी को पापा बहुत मारते थे, मुझे भी बहुत मारते थे, मेरे साथ तो बड़ा चाइल्ड अब्यूज हुआ। आप कहाँ करोगे आप? ये बिल्कुल यूएस वाली स्थिति हो गई है। यूएस में भी ऐसा ही होता है, लड़की प्रेग्नेंट हुई दूसरे स्टेट चली जाती है, ठीक है, वहां तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मैं पर्सनली एक केस जानती हूँ जिसका केस लखनऊ में चल रहा है, वो बॉम्बे में काम करता है। वो कह रही है हाँ आओ मिल लो, इतनी चालाक है वो लड़की, उसको पता है कि बॉम्बे से यहाँ कैसे मिलने आएगा। लड़की को मैं 2 महीने अपने साथ ले जाऊं, बेटी को नहीं ले जा सकते। लड़की का बाप है और टेंशन है क्योंकि ये चाइल्ड अब्यूज का इल्जाम लगा देंगे। मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप देखो यहाँ पे चाइल्ड सपोर्ट भी आप ले लो, लेकिन कम से कम बच्चा देखने तो दो, वो भी नहीं देखने दे रहे हैं, सिर्फ पैसे ले रहे हैं। और कई जगहों पे मैं आप रिकॉर्डिंग भेजूंगी, जैसे प्रोग्राम पे डाल सकते हो आप उस रिकॉर्डिंग को, जहां पर वो ये लड़की कह रही है तू मेरे लिए मर गया बोल बच्चे से, और वो बोल रहा है ये बच्चा कि मेरा बाप मेरे लिए आज से मर गया। तो ये जब स्थिति हो जाती है ना, तो अब आप उस बच्चे आदमी की स्थिति देखो कि उसकी मानसिक स्थिति कहती है कि उसका बच्चा ये कर रहा है और वो पैसे भी दे रहा है उसके लिए, और इस बात से दे रहा है कि ये बच्चे को मारेगी या टॉर्चर करेगी तो चलो पैसे दे दो। तो ये जो जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने जो एक्सटॉर्शन का धंधा खोल रखा है, ये इस पर काम होना चाहिए कि आप 498 एबी ठीक है, शादी में मैं मान लेती हूँ चलो एक बार को हिंसा हो सकती है, लेकिन आपने जो ये एक्सटॉर्शन खोल रखा है ना कि आपसे कह दिया गया कि आज भाई घर में मेहमान आ रहे हैं तो साड़ी पहन लेना, आप ऑफेंड हो गई कि नहीं मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं 498 फाइल करूंगी। इन छोटी छोटी चीजों के लिए 498 फाइल, ये जो आपने धमकियां बना रखी है ना, ये गलत है।
प्रीनप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो होनी ही चाहिए आज की तारीख में। कम से कम ठीक से फैसला तो हो कि कितना पैसा खर्च हुआ था और कितना ये लेके जाएगी। ये नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया और अब लड़के को देना पड़ रहा है, कि मतलब वो लड़की नौकरी भी कर रही है, नौकरी नहीं भी कर रही है, किसी के पास बीएड की डिग्री है, तब भी कभी भी जज ये नहीं कहता कि भाई तुम ठीक है, ये तुम्हें साल भर सपोर्ट कर देगा, तुम जॉब तो ढूंढो अपने लिए। दिक्कत ये है कि हमारे पास जॉब भी तो नहीं है, और जो जॉब है लड़कों से करवाओगे और उनको बना रखा है कोलू का बैल, वो कमा के इधर दे। ये जो है ना, ये गलत है, और ये बोल देने से आप मिसोजिनिस्ट हो, जबकि ये हाँ फैक्ट है। हाँ फैक्ट है, हाँ एब्सोल्युट, ये तो फैक्ट, यही तो मैम, हम फैक्ट्स पे कभी बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं इमोशंस पे, और जो हाँ नेशन इमोशंस पे चलता है ना, वो कभी दूर तक जा ही नहीं सकता। हम सोचते हैं कि कितनी अबला लाचार होगी कि उसे अब अलग होना पड़ रहा है। अरे भाई उसकी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखो, उसकी कंडीशन देखो, तब जाके तुम आगे सोचो कि कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच रही हो। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना मैम, वो अभी आपने सुना होगा, आजकल तो वैसे भी बहुत बड़ी ये इंडिया में कॉमन बात हो गई है कि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वी आर फेसिंग फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यस और ये इतने ख़राब हैं कि अभी जैसे, क्योंकि मैं आई वाज प्लानिंग टू गो टू अमेरिका लास्ट ईयर, तो उसमें जाने से पहले लाइक मैं बहुत गंदा इंसान हूँ इस मामले में, मैं घोट घोट के उस देश को पी जाता हूँ जहाँ भी अगर मेरा कुछ प्लान है कहीं कुछ करने का। तो मैंने जब सिस्टम देखा ये कि एब्सेंट फादरहुड की वजह से बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आने वाले टाइम में, और पर्सनली मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर एब्सेंट फादर होने की वजह से इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं कि दे कांट कोप अप विद एनीथिंग इन देयर लाइफ। तो ये इन मदर्स जो पर्सनली ऐसी माएँ हैं जो ऐसा काम करती हैं, आई वांट कि ये सब तो जेल जानी चाहिए, ये जेल जानी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा बीज बो रही हैं बच्चों की ज़िंदगी में जो कि एक्चुअली में ट्रॉमेटिक है। उन्हें PTSD और पता नहीं ना जाने कितने कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसकी वजह से होते हैं। डैडी इशूज़ बड़े कॉमन है, वैसे तो ये मेन स्ट्रीम बातें हैं, पर ये इतने हद लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं ये कमज़ोर इमोशनली कमज़ोर जो लोग हैं कि ये उन्हें कुछ नहीं पता। ये इसीलिए तो आजकल इस स्टेज पे पहुंच गए हम कि ये इस पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच गए। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ रेड फ्लैग्स बताओ हमें फॉर मैन हु वांट्स टू गेट मैरिड, जैसे 5-6 साल 10 साल 2 साल 3 साल में शादी करनी है, तो कुछ चीज़ों प्रिकॉशनरी लेकर चले अपने साथ, और कुछ रेड फ्लैग्स जो अगले वाले में वो देखे कि यार ये चीज़ तो कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ आपने जो ये बोला ना, जो ये अमेरिकन स्टडी बोली, इस तरह की स्टडी कोई इंडिया में है ही नहीं। मैं अपनी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को जानती हूँ जिसने मेरी स्टोरी कवर करी थी, और जब उसका डिवोर्स हुआ तो उसके बच्चे को डिप्रेशन में चला गया वो, और उसको जो है थेरेपी करवानी पड़ी। क्यों? वो आपसे मिलने ही नहीं दे रही थी। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, सिंगल मॉम हर जगह, एक माँ की अच्छी आदत जानती है, अच्छी आदतों की कीमत। ये जो कर रहे हो ना आप, ये एकदम अमेरिका बना रहे हो। आधे बच्चे वहां पे जो है ड्रग्स में हैं, टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। ओके, रेड फ्लैग्स, हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं फिर से, और उसमें लोग बहुत ऑफेंड हुए थे, फिर से ऑफेंड हुए, कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज, अगर लड़की की माँ बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, शी इज कमिंग फॉरवर्ड इन एवरीथिंग, ठीक है, बाप को बात नहीं करने दे रही है, प्लीज, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये, ठीक है। अगर लड़की को आप कभी कुछ खर्च करने को बोल रहे हो वाइल डेटिंग पीरियड, कोर्टशिप में, अच्छा आज पैसे तुम दे दो, और वो ऑफेंड हो रही है, बिग रेड फ्लैग। ओके, लड़की की मल्टीपल सिस्टर्स हैं जहां पर वो कंपेयर करती है, मेरा जीजा जी बहुत अच्छा, बहुत दीदी को वहां ले गए थे, बिग रेड फ्लैग। कभी मत जाना ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ है। लड़की बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट रीलें देखती है बैठकर, और बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट को कोट करती है, माया एंजेलो को कोट कर रही है बैठ के, बिग रेड फ्लैग, डोंट गो टू दैट गर्ल। ओके, बेसिकली संस्कारी लड़की के चुनिए आप अपने लिए, जैसे हमारे माँ बाप ने अपने लिए चुने थे ना रिश्ते, भले ही आपको बेवकूफी लगे वो, लेकिन प्लीज इस तरह से चुनिए। लड़की की माँ का बैकग्राउंड जब भी आप चेक करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उस परिवार के बारे में। एब्सोल्युटली। और हमारे यहाँ होता था कि लड़की का मामा का साइड देखा जाता था, हालांकि लड़के के भी मामा का साइड देखा जाता है कि किस तरह से, क्योंकि उससे आपको बैकग्राउंड पता चलता है। आप ये ऐसे शादियां कर रहे हैं ना जो जाकर के, कि मुंबई का लड़का जाके दिल्ली में शादी कर ले रहा है और किसी को नहीं जानता है, matrimony.com से कर लिया, शादी.com से कर लिया। अब क्या है, केस हुआ, वहां पर कोई उनका बेल लेने वाला भी नहीं है। ऐसी जगह कभी शादी मत करो, आपके जान पहचान के लोग डेफिनेटली होने चाहिए। ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई ना, ये दिमाग में जरूर रखो व्हेनेवर यू चूज अ गर्ल। बाकी वीडियो जो भी होगी मैम की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन वॉच इट आउट। मैम का चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, तीनों जाकर फॉलो करना है आपको। मैम पोस्ट करती रहती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, मीम्स भी मैम पोस्ट करती हैं बाय द वे। हाँ। तो मैम शादी हो गई, हम ढूंढ लिया,
मान ढूंढ लिया, शादी भी हो गई और फंस गया कोई, तो फंसने के बाद उसे क्या स्टेप लेने चाहिए कि अब उसे पता चल गया प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पता चला उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर उसे पता चलता है कि अब ये तो घर जाने वाली है, वापस नहीं आएगी ये, और या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो अब उसे स्टेप क्या लेना चाहिए? बिकॉज सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, या तो उसे वापस बुला लो, और अगर ये नहीं हो रहा तो या फिर डिवोर्स लो, बट दोनों में इंसान जाएगा लगा, तो उसे इनिशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए? बिकॉज साइकोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि ले सकता है वो, बट एज ऑन अ फ्रंट ऑफ मोर ऑफ अ लॉजिकल वे, तो उसे क्या स्टेप लेने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम योर हार्ट, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड नाउ, ठीक है? क्योंकि आपकी शादी इट्स ऑन रॉक्स, एक्सेप्ट इट, ये हो रहा है। अब आपको अफेयर वाली बीवी वापस लेनी है या नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो लड़की प्रॉब्लम करेगी, लड़की अपना पास्ट नहीं भूल पाती, भाई मैंने बहुत सारे केसेस में देखा। एब्सोल्युटली। आपको अब उसके सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सब चलते हैं, कॉल चैट्स कुछ भी है, कलेक्ट करके रखो। लड़की अपनी माँ के घर चली गई है, वापस नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो कि नस काट लूंगा वापस आ जाओ, मत आओ, कोई बात, ठीक है? बिल्कुल मत करो। अपने फैमिली को सुरक्षित रखना है, स्टे सेपरेट फ्रॉम योर फैमिली, कि मैं यहाँ एक कमरे के घर में रह रहा हूँ, अब ऐसे ही वापस आना है, आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, आपकी मर्जी है। जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, साइकोलॉजिकल वे से सोचना शुरू करोगे तो आप अलग तरह के आप प्रेशर बना सकते हो। दूसरी चीज ये है, किसी भी लॉयर के कहने से पहले से डिवोर्स और सेक्शन 9 फाइल मत करो, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मतलब अब बहुत जरूरी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। और खुद से पढ़ना शुरू करो कि 498A क्या है, डीवी क्या है, सीआरपीसी 125 क्या है, किसी वकील के कहनावे मतलब उसके बहकावे में कभी भी मत आओ कि इसने बोल दिया तो मैं करूँ। सेल्फ स्टडी करो, बड़े सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लो, प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लो, वहाँ वो ज्यादा सही है। अपने आप को काम रखने की कोशिश करो। जहां पे बच्चा है तब आप फंस जाते हो, तब आप साइकोलॉजिकली फंस जाते हो। कोशिश करो कि उस चीज से बाहर आओ। बच्चा आपको कस्टडी आपको मिलने वाली है नहीं, शेयर्ड पेरेंटिंग आपको जो है देखने को मिल जाए वही बड़ी बात है, शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। आपको विजिटेशन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो वो एक अलग फाइट हो जाती है। बाकी अगर आप सिंगल हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप सेंटी होके अगर सोचोगे तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। जब तक आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो चीजें ठीक रहेंगी। आपको पहले अपने ना सुरक्षा कवच बनाने शुरू कर देने चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें जो कि वो प्रूव ना कर पाए कल को। मान लीजिए कि वो अननेचुरल सेक्स का इल्जाम कल को लगा सकती है, हाँ ये कह सकती है कि डाउरी ली, तो वो सारे कॉन्वर्सेशंस में बोलना कि क्या तुमसे कभी मांगा गया, क्या हुआ कभी, तो वो एक जो इकट्ठा करके आप रखोगे ये सब आपके काम आएगा कल को। और सेल्फ स्टडी करो कि कैसे फाइट करना है केसेस को, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से। तो मैम इसमें एक अगर प्री कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन लेके चलूँ मैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, विच इज द आइडियल मैरिज? किसी के साथ मन लग गया तो मैं तो कुछ नहीं हूँ बोलने वाली, ठीक है, आपकी मर्जी है। बट टेक्निकली स्पीकिंग जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व होती है वहाँ चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि एक तो आपके पास लोग होते हैं जिनसे आप बांट रहे होते हो। लव मैरिज में गड़बड़ सबसे बड़ी ये होती है कि सब बोलेंगे तूने ही तो किया था, हम क्या करें, ठीक है? तो वहाँ जैसे मैंने अभी बोला था कि आप लव में पढ़ के ना उड़ीसा में रहते हो पर शादी कर ले रहे हो पंजाब में, और वहाँ पे आप बेल लेने वाला कोई नहीं है। एक लड़के की मैंने बेल करवाई थी ऐसे ही, वो जेल में बंद हो गया था वहां जाके, और उस कोई भी नहीं है जो बेल ले सके। तो इस तरह की मूर्खता भरी शादी बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज्यादा प्रेम में पड़ के शाहरुख खान की फिल्में देख के प्लीज शादी मत करें। फिल्मी बिल्कुल भी नहीं रह गया माहौल, लड़कियां बड़ी स्मार्टली प्ले कर रही हैं, तो आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा बेसिकली। मैं फिर भी अरेंज मैरिज को थोड़ा ऊपर रखूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि फैमिली संभाल लेती, वो आपको गाली देंगी, इंटरफेयर करेंगी, लेकिन खड़े रहेंगे इंटैक्ट आपके साथ। लव मैरिज में आप थोड़े अकेले छूट जाते हो और बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके, तो आप थोड़ा पीछे छूट जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि आप करना क्या है, क्योंकि इतनी चीजें हो चुकी होती हैं और उस ट्रॉमा से बाहर निकलना मुश्किल होता है। अरेंज मैरिज में देयर आर 2 फैमिलीज इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बांट सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी कि अरेंज जो मैरिजेस होती है ना वो थोड़ी बेटर होती है, जहां पर बैकग्राउंड चेक करके थोड़े रिलेटिव्स के बीच में ही जो शादियां हो जाती है कि दूर के रिश्तेदार हमारे ये लगते हैं, वहां शादी होना, मैंने देखा वो ठीक रहती हैं चीजें फिर भी थोड़ी कंपैरेटिवली। हालांकि प्रॉब्लम दोनों जगह पर समान ही है, पड़ोस में रहने वाली लड़की से शादी कर रहा है आदमी, वो भी गड़बड़ कर रही है, तो अब क्या ही कहोगे ऐसे जमाने में। हाँ मैम, लिटरली मैं तो लास्ट में वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली डिवोर्स पे 3-4 महीने पहले, तो उस वीडियो को बनाने से पहले मैं पक्की अच्छी तरीके से रिसर्च करी, जैसे कि इंडिया इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग डिवोर्स रेट इंडिया में है। सबसे बड़ा रीज़न इंडिया में डिवोर्स का कंपैटिबिलिटी है। मोस्टली लड़कियां कहती है कि हम लड़के घर वालों से कंपैटिबल नहीं हैं, और लिटरली मैंने अभी लास्ट 1 साल में जितनी शादियां देखी हैं उनमें से 10% शादियों में डिवोर्स हो चुके हैं, अरेंज मैरिजेस में भी। तो मैंने भी उस वीडियो में यही बात कही थी कि ना तो लव मैरिज बढ़िया है ना ही अरेंज मैरिज बढ़िया है, जो चल जाए वो बढ़िया है।
बस हाँ, आजकल के टाइम में जो चल जाए वो बढ़िया है। क्योंकि यू नेवर नो। और जो फैमिली की कंपैटिबिलिटी ना, आई हम्म। वांट टू ऐड कि एक चीज जो है वो हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी अगले 10 साल में, वो है हम्म। जॉइंट फैमिलीज। आप हम्म। अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, लड़की को हम्म। अप नहीं करेगी। हाँ। वो साफ बोल रही हूँ मैं, हम्म। कोई किसी के साथ रहने को राजी नहीं है हम्म। ना। बात ये भी है कि हमारी ओल्ड जनरेशन अपने हिसाब से चल रही है, वो हम्म। हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि हम्म। ऐसे क्यों चल रही है, वैसे क्यों कर रही है, वो हम्म। नहीं चल पाएगा। हम्म। वो खत्म है। वो क्यों खत्म है, उसमें फिर से हम 10 साल बाद सोचेंगे कि अरे वो तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। हम्म। लेकिन ये होगा, हम यूएस क्योंकि कॉपी कर रहे हैं, हम वैसे ही बनेंगे। हाँ नहीं, मेंटली भी हम उसी उसी फ्रेमवर्क कॉपी करें। मैं तो कहता हूँ कि वो सोसाइटी ऑलरेडी क्रम्बलिंग है, ख़त्म होने को तैयार है। वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, कल पता भी नहीं चलेगा किसी को कि मैं एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो कि अपने आप को नंबर 1 मानती थी। बट हम कॉपी कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। और मैम इसमें अगर मैं छोटी सी बात आपसे कहूँ, आपका ओपिनियन चाहूँगा मैं इसमें। मेरा पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है कि शादी करने से पहले, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रेड फ्लैग वाला, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसमें कि देयर आर मल्टीपल कंपैटिबिलिटी टेस्ट्स जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं। तो वो लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहता है कि अगर आप शादी से पहले एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट ले लें कि वेदर योर पर्सनैलिटीज़ आर मैचिंग, वेदर द अदर पर्सन इज़ गुड विद यू और नॉट। क्या तुम उसके साथ बैठ कर वो चीज़ शेयर कर पाओ, क्योंकि मोस्टली केस में क्या होता है, बोथ आर मिसअंडरस्टूड, बोथ आर ईगोइस्टिक। वो बात है ना, वो कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती। केसेस ये हो रहे हैं कि या तो अब तो प्रॉब्लम भी तो ये है कि आजकल लड़कियां भी मोस्ट मैस्कुलिन है, रादर देन बीइंग फेमिनिन दे आर मोर मैस्कुलिन। अब 2 मैस्कुलिन जब साथ में आएंगे तो टकराव तो होगा ही होगा। तो आपका क्या मानना है कि ये अगर हम टेस्ट ऐसे टेस्ट को हम अरेंज मैरिज में भी इंक्लूड करें, क्योंकि मैंने वीडियो में भी ये बात कही थी कि अरेंज मैरिज में भी ऐसे टेस्ट इंक्लूड होने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं बिल्कुल, जो पहले वाली अरेंज मैरिजेस होती थी ना, जहाँ लड़का लड़की से बात ही नहीं कर रहा है, वो नहीं चलेगा भाई। अरेंज मैरिज में भी लड़का लड़की, अरेंज मैरिज में भी एक कोर्टशिप होनी चाहिए, डेटिंग पीरियड होना चाहिए। चाहो तो आप घर में रह के देख लो, क्योंकि गुजरात में एक कम्युनिटी है जो करती है कि लड़की अब पूरे दिन घर में रहेगी, रात को अपने घर चली जाएगी, जस्ट टू सी कि यहाँ पे रोटी कैसे बन रही है, दाल में कितना नमक पड़ रहा है। ये सारी बातें ही झगड़े का इशू बन रही हैं सारी। बाहर जाना है तो कितने बजे वापस लौट के आओगे, क्यों पूछा मेरे से। तो ये सारी चीजें जो है ना, यही झगड़े का कारण बनती है। नए वाले जो बच्चे हैं ना, दे आर मोर इवॉल्व्ड, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज के साथ पैदा हो रहे हैं। हमारे टाइम तो कंप्यूटर नहीं था। मेरी बेटी कभी कभी हंसती है जब मैं उससे पूछती हूँ ये कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ा है, हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे सीखना पड़ता है। तो दे आर मोर इवॉल्व। तो पुरानी पीढ़ी को भी ये समझना पड़ेगा कि दे आर इवॉल्व। अब हम उसमें अपनी चीजें ना घुसाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम बहुत आगे दौड़ के आ चुके हैं, पीछे नहीं जा सकते। उसी में से हमको रास्ता निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैटिबल। और मैं तो ये कहती हूँ, लड़के के साथ कंपैटिबिलिटी तो हो ही हो, सास के साथ भी एक बार कंपैटिबल होते हैं। ऐसे टेस्ट भी होते हैं, अगर जैसे एक मायर्स बिग टेस्ट है, उस टेस्ट के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी के साथ दूसरे की पर्सनालिटी को मैच कर सकते हो, कितना उसमें मैच हो जाएगा। और वो टेस्ट इतना एक्यूरेट है मेरे अकॉर्डिंग। लगभग 100 साल पुराना टेस्ट है वो। 50-60 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर दे दो, आपकी पर्सनल टाइप मिलेगी। फिर उन दोनों पर्सनैलिटी को मैच करवा लो कि ये मैच करती नहीं करती है। और मैंने देखा है जितने भी क्योंकि मैं थोड़ा सा अजीब हूँ इस मामले में कि अगर किसी का मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो रहा है या फिर कहीं शादी टूट रही है, तो आई डिड इट। मैं उनसे टेस्ट करवाता हूँ ज़बरदस्ती कि टेस्ट दो, फिर मैं एनालाइज़ करता हूँ। आपको मैं वीडियो भेजूँगा अपनी बनाई हुई, आप उसे रिव्यू करना, देखना, आप बताना। क्योंकि मैंने उस वीडियो का टाइटल ये रखा था, मैंने ये नहीं रखा कि शादी के करने, वो मैंने टाइटल ये रखा कि अरेंज मैरिजेस नीड टू बी मॉडर्नाइज्ड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये लाइन बेस्ट है, आई विल यूज दिस लाइन, अगर कोई कॉपीराइट नहीं है तो। नहीं, एब्सोल्युटली यू कैन यूज इट। मैंने टाइटल ये रखा कि अरेंज मैरिजेस नीड टू बी मॉडर्नाइज इन अ वे कि हम जो आज चल रहा है ना उसके साथ चलें। हम क्या करते हैं, चल तो दुनिया तो ऐसे चल रही है, हम कहते हैं हम ऐसे चलेंगे, और ये ना तो हम आगे जा पाते हैं ना पीछे, और हम वहीं रह जाते हैं। और मैं लगभग मेरा क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, काफ़ी कंजर्वेटिव। तो क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाई तो दे वर लाइक कि ये सब चीज़ें तो ऐसे तो शादियाँ होंगी ही नहीं, अगर ऐसे देख के चलेगा तो शादियाँ होंगी ही नहीं, अभी तो तुझे पता ही नहीं। मैंने कहा आप जिस नज़रिए से देख रहे हो ना, आप देख रहे हो अपने जब आप बच्चे थे, जब आपकी शादी हुई थी। मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम के हिसाब से कि जब मैं स्टेज में आऊँगा तो मैं किस सिचुएशन में आऊँगा। और मैं इसीलिए सजेस्ट भी लोगों को करता हूँ कि भाई तुम कुंडली मिलाओ मत मिलाओ, अपने कंपैटिबिलिटी टेस्ट 4-5 करवा लो, एक थेरेपिस्ट पकड़ लो, एक काउंसलर पकड़ लो। क्योंकि अब तो ऑलरेडी बहुत लोग इसमें काम, इंडिया में भी अब मेट्रो सिटीज़ में मैरिज काउंसलर्स तक हैं, वो बैठते हैं, वो बताते हैं कि आप कितना कंपैटिबल, शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और वो बेस्ट है तरीका, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो चाहूँगा अगर आप किसी ऐसे काउंसलर को जानते हो, बुक भी लिख सकते हैं ऐसी एक अच्छी सी
इस नहीं, मामले में? मैं खुद भी बहुत सारे कपल्स की काउंसलिंग कर चुकी हूँ, तो आई अच्छा। आल्सो नो कि व्हाट इज हैपनिंग। कुछ लड़कियां भी, बाय द वे, आप लोग मुझे कितना भी मिसोजिनिस्ट कोई भी बोल ले, मेरे पास लड़कियां आती हैं पूछने के हाँ, लिए कि हमको ब्रेकअप नहीं करना है, मुझे हाँ, सॉल्यूशन बताओ, तो मैं उनको हाँ। सॉल्यूशन बताती नहीं हूँ। मैं अभी भी एक लड़की है जो हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है, जो हाँ, बच्चे होने के बाद बहुत सारे लोग, हुँ, अभी 2-4 लड़के मेरे से बहस कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता, नौटंकी कर रही है लड़कियां। हुँ, है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग कॉल्ड हुँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हुँ, इसलिए 1.25 महीने लड़की को पहले अलग रखा जाता था और कुछ हुँ, काम नहीं करने दिया जाता था और एब्सोल्युटली। उसको खुश रखा जाता था। हुँ, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग सभ्यता के रूप में बहुत आगे थे, भले ही हुँ, उसका नाम पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुँ, उन्होंने ना रख के कुछ और रखा होगा, बट गोद भराई का एक पूरा फंक्शन होता था और हुँ, सब ताकि लड़की खुश रहे। अब हुँ, आप ये चीजें समझ ही नहीं रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आएगी, आप वो कहेगी कि ये नौटंकी कर रही है, वो कहेगा ये नौटंकी कर रही है, कैसे चलेगा समाज? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हुँ, ये बीच में तो से रास्ते से बोल रहे हो ना कि हुँ, मॉडर्न वेज, वी हुँ, हैव टू अडॉप्ट दैट, हुँ, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। मैं तो इस बात तो खुद मैं कपल्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ अच्छी तरीके से। चाहे वो मैरिड कपल्स हो, चाहे नॉन मैरिड कपल्स हो, चाहे वो अफेयर में हो। आई ऑब्ज़र्व कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई और मैं बताता हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो टॉक टू पीपल। अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो मैं बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ, सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो मैंने भी ये चीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगला आदमी को समझ ही नहीं रहा, वो जो साथ में है उसके, वो कह हाँ। रहा है कि ये तो नौटंकी कर रही है, ये तो इसके तो ये ड्रामे हैं इसके, तो ये लड़का हाँ। ड्रामे कर रहा है, लड़के के ड्रामे हैं। तो अभी वो कहते हैं ना कि बेसिक्स ही तुम्हारे ख़राब हैं। मैं हुँ, लास्ट पॉडकास्ट आशीष जी के साथ करा था। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो हमारी ग्राउंडिंग होनी थी ना, वो ग्राउंडिंग ही ख़त्म है हमारे पास से। हुँ, क्योंकि एक कुछ शिक्षा ऐसी थी जो हमें घर से मिलती थी, कुछ शिक्षा हम गुरुकुल से लेते थे, कुछ शिक्षा हमें समाज अपने आप देता था जो हम सीखते थे। घर की शिक्षा हमारी वो ख़त्म, क्योंकि दोनों पेरेंट्स आजकल काम कर रहे हैं। हुँ, स्कूल में हमें पता ही है क्या पढ़ाया जा रहा है। और समाज से तो आजकल बच्चों को ऐसा काट दिया जाता है कि रिश्तेदार ख़राब, आसपास के लोग ख़राब, ये ख़राब, वो ख़राब। तो अगर कोई, इवन मेरे पेरेंट्स तो क्या, मैं जब बच्चा था, अगर मुझे कोई डांट के चला गया बाहर से, हुँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था जब कि वो मुझे डांट गया, मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं। तो अब मैं उस स्टेज में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यार वो उस वक्त सही कर रहे थे। अब अगर पेरेंट्स उस एज में मुझे डांटने की जगह अगर इंसान को डांट देते, तो मैं तो गलत रास्ते पे जा सकता था। हुँ, और पेरेंट्स भी आजकल ये प्रॉब्लम करते हैं कि रादर देन टीचिंग देयर किड्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दे स्टार्टेड कि ये तो बच्चा है, सीख जाएगा, हुँ, बच्चा है, सीख जाएगा समय के साथ। और वो सीखने का समय ही वो होता है, उन्हें कौन समझाए। हुँ, हुँ। ये आई डोंट नो, ब्लेस्ड हो आप कि हम्म, इतनी कम एज में यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि हम्म, मुझे तो 40 साल लगे ये सब जानने में। हम्म, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि न्यू जनरेशन इज क्वाइट इवॉल्व्ड, आई कैन सी देयर इज लॉट ऑफ हम्म, होप। ओनली थिंग इज हमारी जनरेशन को कोप अप करने की जरूरत है आपकी जनरेशन, क्योंकि एब्सोल्युटली। हम प्रॉब्लम बहुत सारी जन आई एक्सेप्ट दिस कि बहुत सारी चीजों में हमारी जनरेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बैठ हम्म, करके। ये क्यों किया लड़की ने, ऐसे क्यों किया, अरे मेरा हम्म, लड़का किचन में काम करने चला गया, विच इज गुड। हम्म, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, हम्म, यहीं पे अगर दामाद काम करता है ना लड़की के साथ, तो हम्म, माँ कहेगी हाँ, कितना कोऑपरेटिव दामाद है मेरा, ठीक हाँ, है। और अगर बेटा अपना कर रहा है ना, तो उनको लगेगा हो देखा चोरू का गुलाम बन गया। हम्म, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हम्म, तो जो लोग मुझे कहते हैं ना आप बहुत खतरनाक सास बनोगी, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई सास नहीं होती हम्म, जो पहले दिन से बोलेगी कि भैया अब तुम लोग के खाना पीने का तरीका अलग है, तो लेट्स हाँ, बी सेपरेट और आराम से रहते हैं, एक ही हाँ, दीवार का डिफरेंस रखो पर रखो। और हाँ, अभी लोग रोने बैठ जाएंगे, किचन के 2 टुकड़े कर दिए। व्हाई यू हैव टू बी सो इमोशनल एंड सेंटिमेंटल इन ईच हम्म, एंड एवरी? आपको पता चल गया है कि ये वाली तरीका आप काम नहीं कर रहा, दूसरा तरीका अपना लो। और क्या। आप यूरोप में देखो, लोग पड़ोसियों से हेल्प ले लेते हैं कि मेरे हम्म, बच्चे को संभाल लेना, मैं 2 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ। हम्म, तो यही काम आप अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से भी हम्म, कर सकते हो बिना इंटरफेयर किए। अब हम्म, पड़ोसी आपके घर में तो रहता नहीं है आके। हम्म, तो ये मैं सुनती रहती हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स जो यूरोप में बसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सिस्टम है ये। हम ये क्यों हम्म, कहते हैं कि वो खराब है, खराब है। एक्चुअली हम ना वहाँ ना वो पुरातन हो पा रहे हैं, ना मॉडर्न हो पा रहे हैं, बीच हाँ, में फंसे हुए हैं हम लोग, हम हमें समझ कंफ्यूज्ड नहीं हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, आता। हाँ, हम बिल्कुल। कंफ्यूज्ड हैं, हमें नहीं पता। हमें ना तो अपने शास्त्रों के बारे में पता, ना हमें दूसरे के बारे में पता। तो करेक्ट। हमें जैसा समझ में आ रहा है हम वैसा कर रहे हैं। हाँ, और मज़े की बात इसमें यह है कि हम क्रिटिसाइज़ भी उन्हें कर रहे हैं, हम उन्हें हाँ, गाली भी दे रहे हैं, पर हम उनका जो उनकी ख़राब चीज़ें वो भी हम अडेप्ट हम ही कर रहे हैं। राइट, हाँ। हम सबसे बड़ी हमारे, कल्चर अडॉप्ट हाँ, कर लिया हमने, हाँ, लेकिन हम उनका समाज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हम्म, कि वो कैसे मिलजुल के चल रहे हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग उनके थैंक्स गिविंग का मजाक उड़ाते हैं, मगर हम्म, आप ये देखो कि पूरा परिवार एक होता है उस टाइम। हम्म, ठीक है, ये देखो ना आप, हम ये कर पा रहे हैं क्या? हमारे यहाँ हम्म, दिवाली होली लोग नहीं मिलने को होता। तैयार नहीं है। हाँ, तो वो तो देखो ना कि वो चीज जाती जा रही है हमारे समाज से।
बट देन वही बात है, हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा ताकि हम सोच सके इसके बारे बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस बार अगला पॉडकास्ट बिल्कुल इस बारे में कर लेंगे। और में। प्लस अगर मैं देखूँ, मैं तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ सोसाइटीज़ को अराउंड द वर्ल्ड। ईस्टर्न यूरोप में मैं बहुत स्पेसिफिकली ये बात देखी कि जिस तरीके से उन लोगों ने आज भी इतने मॉडर्नाइजेशन के साथ अपना फैमिली स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है। एग्जांपल इटली है। इटली इज़ अ प्राइम एग्जांपल कि जिस तरीके से उन्होंने अपना फैमिली स्ट्रक्चर आज मेंटेन करके रखा है। अभी आप देखें, अभी रिसेंटली लॉ भी आया था उनके यहाँ कि नोबडी कैन बाय और सेल द प्रोसेस्ड मीट। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा था कि उनके जो फूड्स, जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, उसमें इतनी छोटी चीज़ डिस्टर्ब कर देगी। तो हम ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे, ना ही हम इस बारे में सोच पाते। आई डोंट नो कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, यूथ ही इतना जागरूक नहीं है, या फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्लैशेस हैं बेसिकली। जो यूथ अगर अवेयर है तो पिछले वाले लोग उनका जो है हमसे, हमारी वाली जो पीढ़ी है वो टांग खींच रही है कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि बच्चा है, ये तो नहीं, वो बच्चा एक पर्सनालिटी है, उसका जो व्यू पॉइंट है उसको समझने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा कह रहा है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मैं चाइल्ड अब्यूज की भी क्लासेस लेती हूँ और ज्यादातर चाइल्ड अब्यूज वहीं पर हो जाता है जहां पर आप बच्चे को समझ ही नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं कि मुझे वो अंकल या वो आंटी पसंद नहीं है, आप कह रहे हैं अरे हाँ ये ऐसे ही बोला करता है। ऐसे नहीं बोला करता है, वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड। तो यही बात है कि समझ तो रहे हैं लेकिन वो क्लैश है। हम साथ में मिल बैठकर एक रास्ता निकालने को तैयार नहीं है, झगड़ा करने को तैयार है हर बात में। हर बात में तो कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, जैसे अभी मैं देख रही थी, मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग भगवान की फोटो बना रहे थे। हाँ, ठीक है, सबका अपना परसेप्शन है। मैं भी जब मैं गौरा जी की पूजा करती हूँ, जब ये अभी हरतालिका तीज आएगी तो गौरा जी की एक मूर्ति बनाते हैं हम। क्या वो गौरा जी होती है? नहीं होती। हाँ, लेकिन उस बात पर इतना बहस और इतना झगड़ा, बिना बात का आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिनसे आप झगड़ा कर रहे हैं आप उनके जैसा बनते जा रहे हैं। लाइक आप बोलते हैं ना कि ब्राह्मणिक रिलीजन्स ऐसे होते हैं, आप भी तो वैसे ही बनते जा रहे हैं। आप क्यों नहीं सोच रहे? हम तो वो वाले हैं ना जो चरैवती, हम लोग तो चलते रहते हैं, हमारे यहाँ चेंजेस होते रहते हैं। कोई ऐसा तलवार ना 7 तन से जुदा वाला कुछ है नहीं सिस्टम। बट देन हम वैसे ही होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। जस्ट लर्न कि उन्होंने क्या गड़बड़ किया है, वैसा नहीं करना। एब्सोल्युटली। हम लड़ाई करके वैसे होते जा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बात कि धर्म इज कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट के साथ वी बेस धर्म। जितना हम रिजिड करते जाएंगे उतना हमें उनमें डिफरेंस ही नहीं है। वो इवॉल्व भी इस तरीके से हुए हैं। एवरी रिलीजन एक्सेप्ट द पेगन, ऑल द पेगन फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड, ऑल द रिलीजन्स इवॉल्व फ्रॉम पेगनिज्म। और वो रिजिड बने हैं, वो बने रिजिड हैं वो, क्योंकि इवॉल्व पेगनिज्म में से हुए हैं। तो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो मैम लास्टली एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपकी नई बुक्स आ रही हैं 2-3 अभी, जैसा आपने अनाउंसमेंट भी करा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज बुक्स। 2-3 नहीं, फिलहाल मैं एक ही बुक पे काम कर रही हूँ जो कि एक उपन्यास होगा। और वो क्योंकि पहले मैं उसको ऐसे टाइप में लिखने की कोशिश कर रही थी, बट देन सबने बोला कि ऐसे टाइप में मजा नहीं आएगा मैम पढ़ने में। मैंने जो अपने फ्रेंड से डिस्कस किया और जो मेरे कुछ बच्चे जिनसे मैं बात करती रहती हूँ, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे, मैम आप उपन्यास फॉर्म में लिखो तो वो बातें समझ में आएंगी। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सम पीपल, तो वो वैसे फॉर्म में आएगा। डेफिनेटली एंटी फेमिनिस्ट होने वाला है, या आप ऐसे समझ लो एंटी फेमिनिस्ट भी कम, वो भी ये बैलेंस रहेगा जहाँ पे आपको थॉट्स मिलेंगे जो कुछ सवाल छोड़कर जाएगी मेरी पुस्तक। जवाब आप लोग ढूंढिएगा उसमें से। प्रो मैन, मतलब हम एक जेंडर न्यूट्रल एक बुक रहेगी वो। इम्पॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन छोड़ कर जाए ताकि हम उन्हें एनालाइज करें, समझे चीज़ों को। इम्पोर्टेंस यही है मैम, आज कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हैं। सवाल पूछने डायरेक्ट टारगेट मानते हैं कि ओ इसने मुझसे सवाल पूछ लिया, ये तो मेरी आइडेंटिटी पे, मेरे नार्सिसिस्टिक आइडेंटिटी पे मेरे पे चोट लग गई है। और मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक डिस्कोर्स तो तैयार करें, एक जगह तो तैयार करें जहाँ हम इस चीज़ को बात कर सकें। बिकॉज हम क्या मानते हैं, अगर हम इस बारे में बात करते हैं हम कंजर्वेटिव हो गए, हम राइट विंग के हो गए। जबकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट मानता हूँ अपने आप को। मैं वैसे लेबल करना पसंद नहीं करता अपने आप को कि मैं लेबल कर रहा हूँ अपने आप को। मैं भी नहीं बट जहाँ से जो अच्छा लगता है उठाती हूँ मैं। वही मैं करता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि ये जहाँ ये सही बात हो रही है तो ये मैं अडेप्ट करूँगा और मैं मानता हूँ उसे, चाहे वो लिबरल साइड की हो, लेफ्ट साइड की हो, राइट साइड की हो, या फिर ऑल्ट राइट की। मैं मान सकता हूँ कि मेरी लीनिंग एक तरफ ज़्यादा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दोनों साइड में एक कम से कम एक डिस्कोर्स तो तैयार करें, एक बातचीत तो तैयार करें। जैसे आई वाज लिसनिंग टू जॉर्डन पीटरसन। जॉर्डन पीटरसन से किसी ने सवाल पूछा कि लिबरल शुड नॉट बी देयर, लिबरल्स होने नहीं चाहिए। डॉक्टर पीटरसन ने अच्छा जवाब दिया कि लिबरल्स इतने इंपॉर्टेंट जितने कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट है।
इन दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। एक भी जहाँ भी एक डोमिनेंट में हुआ वो सोसाइटी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक डिस्कोर्स होना इंपॉर्टेंट है, और यही इसीलिए मैंने पॉडकास्ट का नाम भी एनेक्डोट रखा कि लोग अपनी आए और स्टोरीज शेयर करें, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पर हम स्टोरीज, क्योंकि बहुत लोग झिझकते हैं कि नहीं हम हम कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम नहीं बुलाना चाहते, हम नहीं बात करना चाहते इन सब बारे में, कभी कैंसिल ना हो जाए इंडिया में हम। तो ये प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट तो मैं तो अपने एंड पर सॉल्व करूँ इन्हें। बहुत बहुत अच्छा थॉट है, बातचीत हो, यही मैं भी बोल रही हूँ, बात करने से बात बनेगी, हमने ऐसे शुरू किया था। बात करने से ही बात बनेगी। आई होप तुम लोगों को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप तुम लोगों ने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा भी होगा। और जो भी व्यूवर्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट। अगर आप इसे किसी भी ऑडियो चैनल पर सुन रहे हो तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। हमें फॉलो करो, रेटिंग्स दो, और ज्योति तिवारी जी के जितने भी सोशल हैंडल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं।